किशोर जी, देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो एक शगुफा आ जाता है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है। तेजस्वी जी ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंसर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक नई पार्टी हैं, क्या आप इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर सिर्फ सवालिया निशान लगाएंगे? क्या ये आज बिगड़े हैं? क्या इनमें खामियां पहले भी थी? ये आज इतना उजागर होता है, पहले क्यों नहीं होता था? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने मुझे पहले भी इंटरव्यू में सवाल पूछा है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कह रहा है कि बिल्कुल ये संस्थाओं पे विश्वसनीयता नहीं है या ईवीएम मैनिपुलेटेड है। लेकिन बंगाल चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रो इनकम्बेंट है, और ये ऐसा नहीं है पहली बार है। पहले भी जो लोग सरकार में रहे हैं उनको उनका फायदा मिलता ही है, लेकिन अभी ये थोड़ा ज्यादा ही दिखता है कि भाई सामने से, जैसे मैं आपको उपचुनाव की आपने बात करी ना, उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी एक बिहार के नजरिए से एक निर्णय निकाला कि छठ पर्व को देखते हुए यूपी में चुनाव बढ़ा दिए गए उपचुनाव के। भाई छठ होता है बिहार में, आप हम लोग का चुनाव करा रहे हो छठ के 5 दिन के बाद, और यूपी में आप कह रहे हो कि छठ फेस्टिवल को देखते हुए 10 दिन और बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव के बाद यूपी में झटका लगा था और उनको ज्यादा दिन प्रचार के लिए चाहिए थे वहां। ऐसी बातें होती है तो निश्चित तौर पर ऐसा लोगों को लगता है कि ये प्रो इनकम्बेंट है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात ईवीएम को लेकर है, मुझे लग रहा है कि वो एक बहस बेमानी है। अगर तो ईवीएम ठीक नहीं है तो विपक्षी दलों को सबको हम लोगों को कह देना चाहिए कि भाई जब तक नहीं हटाओगे तब तक चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ये नहीं कह सकते कि जब जीत गए तो कहते ठीक है और जब हार गए तो कहते ईवीएम खराब है। यार एक पोजीशन कोई ले लो, कैंसर है कि नहीं? नहीं, वो तो शब्द का प्रयोग है, तेजस्वी यादव का अपना तरीका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर निश्चित तौर पर जनमानस में एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। इन संस्थाओं की विश्वसनीयता के इनकी कार्यशैली को लेकर ये तो सब जानते हैं कि भाई चुनाव का जो शेड्यूल है वो वैसे ही बनता है जैसे भाजपा चाहेगी। हम लोगों ने बंगाल में पहले कांग्रेस के हिसाब से पहले होता होगा, मैं पहले के जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो बन रहा है वो तो जो सरकार चाहेगी वैसे ही शेड्यूल बनेगा। वो अपने प्रचार में आप बताइए बंगाल में सुनिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 1 नेशन 1 पोल, दूसरी ओर आप बंगाल में चुनाव करा रहे हो तो 7 फेज में करा रहे हो, ये चिंता की बात नहीं है। एक एक जिले को 7 भाग में करा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको उस तरह से कंट्रोल करना है। तो इन जब इस तरह का एक्शन इलेक्शन कमीशन लेता है तो निश्चित तौर पर जनमानस को ये लगता है कि भाई ये प्रो इनकम्बेंट है। मोदी जी कुछ बोल दे उस पर कार्रवाई नहीं होगी, सामने वाला कोई ऑपोजिशन वाले ने बोल दिया उस पर कार्रवाई कर दोगे। लेकिन हैविंग सेड सो, ये एडवांटेज हमेशा से इनकम्बेंट को रहा है। अभी जैसे मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होने चाहिए, अगले दिन सरकार ने कानून बना दिया। तो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनने वाले में एक मोदी जी है और एक अमित शाह है, तो तीसरा व्यक्ति रविका कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो, क्या फर्क पड़ेगा? तो वही तय होगा। राहुल गांधी और मेरा नाम एक साथ मत लीजिए, मैं बॉयकॉटेड हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 3 में जब आप अमित शाह और मोदी जी एक साथ है तो 2 में तो हमेशा वही होगा जो उनकी मर्जी का है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को अगर चीफ जस्टिस वहां होते तो चीफ इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ती। ऐसा अब वो तो मैं एक सवाल पूछती हूँ, हमारे देश में तो चीफ जस्टिस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं, इसीलिए उठेगा। तो फिर उनके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, कमिश्नर बने हैं, अभी तो उन्होंने काम नहीं शुरू किया, तो निश्चित तौर पर उनके काम पर तो लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको बनाया गया है उस पर टिप्पणी हो रही है और वो उनकी विश्वसनीयता को थोड़ा धक्का देता है। अगर उस इलेक्शन कमीशन कमेटी में विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री होते तो यही व्यक्ति की विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा होती। प्रशांत किशोर जी, यही तो कह रही हूँ, चीफ जस्टिस पर भी सवालिया निशान लगाते हैं विपक्ष के पार्टी में। टिप्पणियां नहीं, लोकतंत्र है तो टिप्पणी तो होगी। कोई कम से कम पहले सुप्रीम कोर्ट और हर जगह तो इंदिरा जी के जमाने में जजेस पर टिप्पणी नहीं हुई है, आज तक टिप्पणी हो रही है कि इंदिरा जी के बनाए हुए जज से, इसलिए उन्होंने ऐसा क्या भाजपा वालों ने टिप्पणी नहीं की उस पर। ये बात नहीं, देखिए
जजेस अगर कोई ब्लेटेंट निर्णय देंगे तो लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता टिप्पणी सब पर कर सकती है, न जज उनसे ऊपर है, न प्रधानमंत्री, न ऑपोजिशन लीडर। बात प्रक्रिया की हो रही है। प्रक्रिया अगर पारदर्शी हो और टू एन एक्सटेंट पॉसिबल न्यूट्रल दिखे, पारदर्शी दिखे, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, यही CAC अगर उस कमेटी के द्वारा बनाए जाते जिसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी और चीफ जस्टिस होते तो इनकी विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा होती, बजाय यही चीफ जस्टिस जब ये अमित शाह जी और मोदी जी और राहुल गांधी ने बनाया, जिसमें राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट दिया। तो राहुल गांधी जी का तो डिसेंट नोट हर चीज पर होता है, विपक्ष के नेता हैं, अगर आप उनकी बात को भावना का कोई कदर ही नहीं करना चाहते तो फिर क्यों कमेटी बना रखी है? तो फिर आप ही बना दो। लेकिन अगर आप किसी को रखेंगे तो वो उसके मत को आपको जल्दी तो करना पड़ेगा कि राहुल जी सहमत है कि नहीं। अगर नहीं सहमत है तो डिसेंट नोट बनाए, रोक तो नहीं पाए। रोक नहीं पाए इसलिए क्योंकि आपने कमेटी ऐसी बना रखी है कि उसमें बहुत ही आपकी के। लेकिन आप कांग्रेस को भी ज्वाइन कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपको लगा था कि कांग्रेस बीजेपी की ऑल्टरनेटिव हो सकती है, आपने ज्वाइन नहीं किया, उसके कई कारण थे। आपको लगता है आज की डेट की जो कांग्रेस है वो बीजेपी की ऑल्टरनेटिव हो सकती है या वो रीजनल पार्टीज के साथ कंपीट करके कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान करेगी? आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें निश्चित तौर पर भाजपा रूलिंग दल है और अपोजिशन दल कांग्रेस है। बाकी चाहे जितने भी दल हम हैं, जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आज की तारीख में और अगले साल, 2 साल, 3 साल तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही भाजपा से सीधा मुकाबला करना है। दूसरे दल तो अपने अपने मुद्दों